चलिए इस बीच अब आगे बढ़ते हैं और अब रुख करते हैं बजिंग स्टॉक्स का। बजिंग स्टॉक्स में काफ़ी सारी खबरें आज जो हैं, तमाम सारी खबरें बनी हुई हैं और एक एक करके उनको आपकी स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। तो सबसे पहले ज़रा स्क्रीन पर लेकर के आइए आज की पहली खबर। आईटीसी को लेकर के ही बातचीत, जैसा कि अभी वंदना जी कर रही थी। वंदना जी के प्रश्न पर पहले बातचीत कर लेते हैं। तो वंदना जी का भी प्रश्न ज़रा पहले पढ़ लेते हैं कि आईटीसी के 100 शेयर इनके पास है 410 के भाव पर। चलिए ठीक है। अब सोमवार को कल हुआ है, कहानी क्या हुई है ये समझिए। सोमवार को बोर्ड ने आईटीसी होटल के डिमर्जर की घोषणा की है और इस डिमर्जर की घोषणा के बाद आईटीसी में ये भी कहा, बोर्ड ने ये भी कहा गया कि आईटीसी होटल्स के अंदर आईटीसी की 40% हिस्सेदारी होगी। अब यही बात थोड़ी सी निवेशकों को बुरी लगी। तमाम ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से जो अभी रिकमेंडेशंस आ रही हैं उसमें ये कहा गया आईटीसी होटल्स की 15 से 23 रुपए पर लिस्ट होने की उम्मीद जताई गई है, क्योंकि जेफरीज की तरफ से जो कि बड़े जो ब्रोकिंग एजेंसीज है उसकी तरफ से ये कहा गया कि यहाँ पर जो कंपनी की फेयर वैल्यूएशन है वो 15 रुपये पर शेयर होती है। डिमर्जर की घोषणा के बाद से कल और आज मिलाकर के 6.5% के आसपास की गिरावट यहाँ पर आ चुकी है। लिस्टिंग आईटीसी होटल्स की कहाँ हो सकती है वो आपको बता दें कि तमाम ब्रोकरेज हाउसेस क्या कुछ कह रहे हैं। तो वहाँ पर जो आंकड़े निकल करके आ रहे हैं उसमें हम देख रहे हैं, चाहे वो एमके हो चाहे वो जेफरीज हो। एमके का कहना है कि 20 रुपये के भाव पर लिस्टिंग हो सकती है, जेफरीज कह रहे हैं 15 रुपये के भाव पर, जेपी मॉर्गन 17, प्रभुदास लीलाधर की तरफ से कहा गया है 23 रुपये पर लिस्टिंग हो सकती है। इसके अलावा जो गिरावट की वजह रही वो एक ये भी रही कि एक जो कहावत है बाय ऑन रेवन सेल ऑन न्यूज़ वाली बात थी। तो जैसे खबर आई तो लोगों ने बिकवाली करनी शुरू की। शानदार रैली देखने को मिली है आईटीसी के अंदर। पिछले अगर हम देखें तो एक साल के अंदर निफ्टी में सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाला शेयर रहा है। सर अब आपकी राय, बहुत सारा कन्फ्यूज़न है। हालांकि अब जो बैठक है बोर्ड बैठक 14 अगस्त को बोर्ड बैठक होनी है, ये डीमर्जर कितना फ़ायदेमंद रहेगा और जिस डीमर्जर का इतने लंबे समय से इंतज़ार हो रहा था उसके घोषणा होते ही इस शेयर में गिरावट की वजह आप क्या मानते हैं? और अभी आने वाले समय के लिए जो शेयर धारक मौजूदा हैं, करीब 30 लाख शेयर धारक, उनके लिए ये डीमर्जर कैसा होने वाला है? देखिए, स्टॉक प्राइस को एक बार साइड रखें और पूरे बिजनेस वर्टिकल में अगर आप देखेंगे तो ये जो इनका बिजनेस है वो लगाड़ बिजनेस रहा है। ऑल्दो इनके पास प्रॉपर्टीज काफी बड़ी बड़ी हैं, लेकिन जितनी तेजी पूरे होटल सेक्टर में आई है कंपनी को उसका उतना लाभ नहीं मिला है, क्योंकि प्रीमियम प्रॉपर्टीज हैं कंपनी के पास। और जितने भी और सारी अगर ओबराय ग्रुप की बात कर लें, फिर या जो है टाटा ग्रुप की बात कर लें, वहां पर हमने देखा कि अच्छा ट्रैक्शन दिखा है। इस कंपनी में जो है, कंपनी में जो एसेट है जो आईटीसी ने लगा रखी है 6,500 करोड़ के आसपास की है, मैं देख रहा था। और उसके बाद जो है कंपनी का अगर सेगमेंटल रिजल्ट देखें तो होटल्स में 200 करोड़ रुपए क्वार्टर पे आया है। पूरे साल की बात कर लेंगे तो 540 करोड़ रुपए कंपनी ने कमाए हैं। सेगमेंटल रिजल्ट मतलब एबिटा लेवल पे कंपनी ने कमाए हैं। लेकिन ये निराशा है एक तरह से। हाँ, इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या होगा कि ये कंपनी जब निकल जाएगी आईटीसी से और आईटीसी की एक सब्सिडियरी हो जाएगी, उसके बाद जो है कंपनी का जो एबिटा है, अगर होल एफएमसीजी बिजनेस या फिर इनके सिगरेट बिजनेस जो है एफएमसीजी में, एफएमसीजी अदर्स एंड सिगरेट बिजनेस है, तो वो टोटल जो बिजनेस है वो थोड़ा लेग अप मिलेगा। दूसरी चीज, अब प्राइस पे बात करते हैं कि ये जो पॉजिटिव न्यूज, क्योंकि डिमर्जर बहुत पॉजिटिव माना जाता है क्योंकि हर कंपनी के वर्टिकल्स को उसके लिहाज से वैल्यूएशंस मिलते हैं। कंपनी में अगर ये निकलता है तो आईटीसी के लिए अच्छा होगा, जो इनकी पेरेंट कंपनी है, लॉन्ग टर्म में। और इसी चीज को सोचते हुए कंपनी के स्टॉक प्राइस में हमने ये देखा कि लगातार 230-40 रुपए से बढ़कर तकरीबन 500 रुपए तक की बढ़त हो चुकी है। और इन्वेस्टर्स के माइंड में ये चीजें होंगी और मार्केट ये जानता था शायद, इन सारी चीजों को लेकर प्रॉफिट बुकिंग आ रही है कि जो न्यूज के कारण स्टॉक में गंगो था वो न्यूज अब चूंकि पब्लिश जैसे ही होती है, हमने कई बार कई स्टॉक्स में देखा है कि सेल ऑन न्यूज जो है, बाय ऑन रूमर्स कहते हैं, सेल ऑन न्यूज, ऐसी कुछ स्थिति दिख रही है। जहां तक सपोर्ट की बात है, इस स्टॉक में 450 रुपए काफी अच्छा सपोर्ट दिखता है, वहां पर लेना चाहिए। अगर वो भी टूटता है फिर दिक्कत होगी स्टॉक्स में। अब सर यहाँ पर सवाल एक और बनता है, जैसे वंदना जी जैसे लोग हैं जिन्होंने 100 शेयर ले रखे हैं 410 के भाव पर, उनके लिए इस डिमर्जर के क्या मायने हैं? क्योंकि ये भी कहा गया कि
अगर स्टेक आईटीसी का 40% के आसपास रहता है आईटीसी होटल्स के अंदर, तो फिर जो लोगों को उम्मीद थी कि हर एक आईटीसी के शेयर पे एक शेयर आईटीसी होटल का मिलेगा, उसको लेकर के शायद थोड़ी दिक्कत हो सकती है। उसको लेकर के भी हमने देखा कि जो बहुत सारे शेयर होल्डर्स मौजूद थे उनकी तरफ से थोड़ा सा हमने देखा कि बिकवाली देखने को मिली। एक और जो बड़ा कंसर्न जो डिस्कशन में आ रहा है वो ये है कि जब ये कंपनी डिमर्ज होकर अलग कंपनी बनेगी तो हो सकता है जो कई सारे बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जिसमें एक बैट का भी नाम है, वो एग्जिट ले सकते हैं सही वैल्यूएशन मिलने पर। तो ये वो तमाम कंसर्न भी डिस्कशन में आ रहे हैं, जिसकी वजह से प्रेशर थोड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए आपका सजेशन क्या रहेगा? देखिए, मुझे लगता है कि डिमर्जर अगर लॉन्गर टर्म में देखें तो कंपनी के लिए फायदेमंद चीज होती है। और कंपनी में जो दो दिक्कत थी इनके दो वर्टिकल में, उसमें पहला होटल था, दूसरा जो है एफएमसीजी अदर्स है, जिसमें हम रोजमर्रा के खाने की पीने की या फिर कॉस्मेटिक्स सौंदर्य प्रसाधन की बहुत सारी चीजें यूज करते हैं, आईटीसी के द्वारा बनी हुई जी। चीजें। तो ये दो बिजनेस थे जो कि इनके इनके कंपटीशन से काफी नीचे, मतलब स्तर पे मार्जिन है इस बिजनेस में। और अगर ये हटता है, कहते हैं कि आईटीसी से अगर ये बिजनेस हटते हैं तो आईटीसी की जो ओरिजिनल वैल्यू है वो बढ़नी चाहिए। ऑलरेडी जो है एंटिसिपेशन में बढ़ चुकी है। मैं कहूंगा कि आप होल्ड करें, अदरवाइज जो है एक एक स्टॉप लॉस लगा के आपको होल्ड करना चाहिए। घबराने की बात नहीं, क्योंकि लॉन्गर टर्म प्रोस्पेक्ट्स कंपनी के अच्छे हैं। कंपनी का जो बिजनेस ट्रैक्शन मिला है, जो कि सबसे बड़ा पैसा इन्होंने एफएमसीजी अदर्स में लगा रखा, उसके बाद होटल बिजनेस में है। तो जी। सबसे बड़ी एसेट्स में जो पैसा लगाया है वो बिजनेस धीरे धीरे मार्जिन एक्सपैंड होने लग गई है, और वो वहां पे ट्रैक्शन दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि आपके पास अगर निचले स्तरों पे है तो डेफिनेटली आपको होल्ड करना चाहिए। इसमें और वैल्यू एडिशन हो सकते हैं कि आसार काफी ज्यादा है। इसमें और वैल्यू एडिशन हो सकता है। और सर ये एक पॉइंट, ताकि हमारा ये पूरा जो है आईटीसी को लेके कवरेज पूरी हो जाए, एक चीज़ और है कि कंपनी के जो टोटल प्रॉफिट है या रेवेन्यू, उसमें रेवेन्यू में सिर्फ 4% कॉन्ट्रीब्यूट करता है ये इनका होटल कारोबार, 3.5 से 4%। लेकिन जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसमें 21% का हिस्सा इसका है होटल कारोबार का। तो आपको लगता है कि जब ये अलग हो जाएगा तो कंपनी को बाकी बिजनेसेस में फोकस करने में आसानी होगी? क्योंकि 4% के रेवेन्यू के लिए 21% कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये थोड़ा सा आईटीसी के लिए भी मुश्किल हो रहा था। अब अलग होगा तो फोकस होटल कारोबार के लिए भी अच्छा होगा और आईटीसी के लिए भी अच्छा होगा। डेफिनेटली डिमर्जर जो है इसी चीज को कहते हैं कि जो अलग अलग अगर कंपनी हो जाती है, अभी क्या है कि कंसोलिडेटेड कंपनी है, कंपनी के पास जो कैश कैश अवेलेबल होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है अगर कहीं केपेक्स है। अब अगर केपेक्स होगा तो आईटीसी से नहीं निकल के जाएगा, आईटीसी होटल्स में अपनी कंपनी खुद ही अपने फाइनेंस का जुगाड़ करेगी, आइदर बाय इंटरनल अप्रूवल्स और जो है डेट लेगी कंपनी। तो इसीलिए कहते हैं कि वैल्यूएशन जो है उस कंपनी को मिलने लग जाएगा। ये उस तरह का होता है, बिल्कुल जी, आप समझिए कि आप एक जो है कॉन्ग्लोमेरेट बिजनेस अगर लेते हैं तो आप इस लाइक क्विजीन में अगर बात कर लें तो खिचड़ी जो होती है ना, अभी वो खिचड़ी है। अगर वो अलग हो जाएगा तो अला काटे मेनू, आपको जो जो चीज अलग अलग मिलती हैं सारी चीजें। तो ये डिमर्जर जो है लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि एक अच्छा चीज होगा। और होटल बिजनेस जो इन्होंने डिमर्ज करने की बात कही है, मुझे लगता है कि काफी बेहतर एक प्रपोजिशन क्रिएट करेगा टोटल शेयर होल्डर्स के लिए। हाँ, शॉर्ट टर्म जरूर डेफिनेटली नेगेटिव है, लेकिन लॉन्गर टर्म में मुझे लगता है कि ये वैल्यू अप्रूव करेगा। जो मेन आईटीसी है उससे पैसे अब ज्यादा नहीं जाएंगे, और मुझे लगता है कि मैनेजमेंट शायद इन बात से भी आश्वस्त होगा कि आने वाले टाइम पे केपेक्स अब ज्यादा नहीं करेगा। होटल बिजनेस केपेक्स का बिजनेस होता है, क्योंकि आपको प्रॉपर्टीज बिल्ड करनी पड़ती हैं और उस प्रॉपर्टीज बिल्ड करने में काफी पैसे लगते हैं, जो शायद अब ना हो, और उसी चीज को एफिशिएंटली वो मैनेज कर सकें। तो डिमर्जर लॉन्गर टर्म में मुझे लग रहा है कि कंपनी के लिए अच्छा है। चलिए, तो वंदना जी आप निश्चिंत रहिए, लंबी अवधि में आपको जो है आपके डिमर्जर जो है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर के आएगा। हाँ, अभी बहुत सारे कंसर्न हैं, कुछ सारे रूमर्स उड़ रहे हैं, तो हो सकता है शॉर्ट टर्म पे यहाँ पे दबाव देखने को मिले। लेकिन अगर आपका नज़रिया लंबी अवधि का है तो आप बने रहिए। आपने 410 पे ले रखे हुए हैं तो अपने शेयर को अपने पास रखे रहने दीजिए। चलिए, अब अगली कंपनी लेकर के आते हैं। और अब जरा आज हम देख रहे हैं पेपर स्टॉक के अंदर काफ़ी अच्छी मजबूती है और उसमें तमाम शेयर जो है अच्छे चल रहे हैं। लेकिन जेके पेपर इसलिए चल रहा है क्योंकि नतीजे यहाँ पर उम्मीद से बेहतर रहे हैं। जिस तरीके से हम देख रहे थे
कि काफ़ी सारे कंसर्न निकल कर के आ रहे थे पेपर इंडस्ट्रीज़ को लेकर के। उसमें Q1 मुनाफे में हमने देखा 18% के आसपास की बढ़त देखने को मिली है। ये करीब 308 रुपये 308.67 करोड़ रुपए रहा है। आय भी हम जरा दिखाइए, आय में करीब 10% का इजाफा देखने को मिला है और ये 1663 करोड़ रुपए के आसपास रही है। लेकिन जिस तरीके के रिजल्ट्स कंपनी के रहे हैं उससे हम देख रहे हैं कि आज सुबह से ही एक अच्छा मोमेंटम शेयर में देखने को मिल रहा है। और अब कंपनी ने जो करीब 8-9-10 महीने पहले शायद सिरपुर पेपर मिल्स के अधिग्रहण किया था, 8-9 महीने हो गए शायद, तो उसका भी एक कंट्रीब्यूशन रहा है जिसकी वजह से ये रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे देखने को मिले हैं। सुबह हम देख रहे थे करीब 6% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही थी। अभी भी 4-4.5% के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। सर, आपकी राय जानना चाहेंगे, कैसे देख रहे हैं पेपर सेक्टर जो है एक तरीके से पूरी तरीके से इस पूरे साल में, इस पूरी रैली में पार्टिसिपेट नहीं किया है, अंडर परफॉर्म किया है। पिछले 6 महीने में 17% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न जेके पेपर के अंदर देखने को मिला है। क्या इस तरह के रिजल्ट्स थोड़ी सी जान फूकेंगे पेपर इंडस्ट्रीज़ के अंदर, क्योंकि हर जगह सेंटिमेंट खराब चल रहा है इस पूरे सेक्टर का, क्योंकि ज़्यादातर जगहों पर पेपरलेस होने की बात हो रही है, उसके चलते हम देख रहे हैं शायद मोमेंटम बन नहीं पाया यहाँ पे। डेफिनेटली, क्योंकि देखिए पेपर बिजनेस कहते हैं कि सिक्लिकल एक बिजनेस होता है और सिक्लिकल बिजनेसेस में वैल्यूएशन थोड़े कम मार्केट उनको देता है। लेकिन जिस तरह का कंपनी ने एक्सपेंशन किया है, अगर आप देख लें 2 साल पहले जो भी एक्सपेंशन आया है राइट इन टाइम है और उसका जो है बेनिफिट अब कंपनी को मिलने लग गया है। और इनके रेवेन्यूज में कह लें, मार्जिन जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर देखें वहां पर एक्सपेंशन दिख रहा है। इस क्वार्टर में 30% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हुआ है और कंपनी जो है लास्ट क्वार्टर 284 करोड़ रुपए कमाई थी, इस बार 313 करोड़ रुपए का मुनाफा कंपनी को है। और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में देखेंगे तो 264 करोड़ था। तो लास्ट ईयर क्वार्टर से लास्ट क्वार्टर से दोनों से रेवेन्यू में की बात कर लें या फिर जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बेसिक लेकर आप देखें तो वहां पर एक ट्रैक्शन दिखा है। और स्टॉक प्राइस ऊपर से काफी अच्छा करेक्ट भी हो चुका है और यही कारण है बिल्कुल जी कि हमने भी इस स्टॉक को दर्शकों के लिए पिक किया है आज के प्रोग्राम में। तो ये स्टॉक ठीक है इस प्राइस पे, यहाँ पर मुझे लगता है कि इसमें पोजीशन लेनी चाहिए आपको। तो मौजूदा भाव पे यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। और हम हमेशा कार्यक्रम के अंत में पूछते हैं, लेकिन खुलासा कर दिया है संतोष जी ने कि आज दर्शकों के लिए इन्होंने इस शेयर को आइडेंटिफाई किया है। तो हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं वो चाहें तो इसके ग्राफिक्स जो है वो एक बार दिखा दें, क्योंकि संतोष जी ने बता दिया है तो एक बार हम भी बता देते हैं कि लक्ष्य यहाँ पर क्या निकल के आ रहे हैं। तो जेके पेपर में फ़िलहाल खरीदारी की सलाह यहाँ पर निकल करके आती हुई और 430 रुपये के लक्ष्य के साथ यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। अभी 330-331 के आसपास चल रहा है। आपको 10-15 रुपये नीचे एक स्टॉप लॉस भी बताया गया है और 430 रुपये का लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिल सकता है। दूसरा शेयर कौन सा है वो कार्यक्रम के अंत में ही पता लगेगा हमारी खास सेगमेंट चुन चुन के में, लेकिन आप बने रहिए। इस बीच जो है अगली शेयर को जरा लेकर के आए, लेकिन इस बीच सरवन चौधरी जी कह रहे हैं आवाज़ बहुत स्लो आ रही है, प्लीज़ चेक कर लीजिए। तो तमाम जो बाकी दर्शक देख रहे हैं वो भी बताएं कि वाकई में आवाज़ धीमी आ रही है और हमारी टेक्निकल टीम भी जरा एक बार क्रॉस चेक कर ले कि क्या आवाज़ को लेकर के कोई इशू है। तो बाकी जो हमारे दर्शक जो इस समय देख रहे हैं वो भी आप लोग चाहें तो टिप्पणी करके बता सकते हैं कि आवाज़ में वाकई में कोई दिक्कत आ रही है या नहीं आ रही है। चलिए जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए जरा अगला शेयर, वहाँ पर देखते हैं क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही हैं। और यहाँ पर आई है एसजेवीएन के ऊपर खबरें। एसजेवीएन को कल भी हमने अपने बजिंग स्टॉक्स में शामिल किया था। कल यहाँ पर खबर थी कि पंजाब से जो है ऑर्डर मिला था और आज अरुणाचल प्रदेश सरकार से 5097 मेगावाट का एक ऑर्डर है और ये करीब 5 जिलों में इनको ये सोलर प्लांट लगाने होंगे। ये कुल 5 प्रोजेक्ट के लिए ऑर्डर मिला हुआ है और ये जो ऑर्डर है ये इसकी रकम काफ़ी बड़ी है, करीब 50,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इस प्रोजेक्ट के अंदर होता हुआ दिखाई देगा। तो इसके चलते हम कल भी देख रहे थे काफ़ी शानदार मूव, आज भी हम देख रहे हैं एसजेवीएन में मतलब ज़बरदस्त मूव बना हुआ है। और कल जो हमारे एक्सपर्ट थे उन्होंने कहा था 65 रुपये तक के लक्ष्य, 60 से 65 रुपये तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। तो आज हमने 60 का लेवल तो 61 का लेवल तो आज ही देख लिया। जिस तरीके का मूव यहाँ पर देखने को मिल रहा है, आज 62-70 का हाई लगाया है, 5% के आसपास की तेज़ी आज भी देखने को मिल रही। पिछले 5 कारोबारी सत्र के अंदर सर ये 32% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर आ चुकी है। लगातार नए ऑर्डर मिल रहे हैं और कल हमने देखा था 8% के आसपास की तेज़ी थी। अभी क्या करना चाहिए सर? पिछले 6 महीने में 73-74% चल चुका है, अभी भी अपसाइड बाकी है यहाँ पर। देखिए, अगर आप कंपनी के प्लान्स को देखेंगे कि फ्यूचर जो प्लान्स हैं कंपनी के काफ़ी एम्बिशियस प्लान हैं जो कि भारत सरकार का जो लक्ष्य है कि रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस कर रहे हैं। 2030 तक कंपनी ने लक्ष्य रखा है कि 25 गीगावाट
रिन्यूएबल एनर्जी से लेकर आएंगे, और इसके कारण जो है कंपनी काफ़ी जद्दोजहद कर रही है। कई स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से काफ़ी इनको ऑर्डर्स मिल रहे हैं। तो आने वाले टाइम पे प्रॉस्पेक्ट काफ़ी अच्छा है एसजेवीएन का। मुझे लगता है कि अब मैनेजमेंट काफ़ी जो है बुलिश साउंड कर रहा है, अगर आप इनकी कमेंट्री को देखेंगे, और जिस तरह से ऑर्डर बुक स्वेल कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों को देखते हुए लग रहा है कि इसमें अपॉर्चुनिटी साइज आने वाले दिनों पर रहेगी। तो किसी भी गिरावट में मैं कह रहा हूँ कि अभी अगर आप देखें तो 45-46 रुपए से बढ़कर 61 हो गया है। एक अच्छा मूव तकरीबन 4-5 ट्रेडिंग सेशन में ऑलरेडी आ चुके हैं। मैं कहूँगा थोड़ा वेट कर लें। जब कभी भी रिवर्ट होता है, जिसे मीन रिवर्जन कहते हैं, स्टॉक में अगर करेक्शन होता है ड्यू टू मार्केट करेक्शन, तब आप वहां पर डेफिनेटली एंटर करें। इस जगह लेना है तो 10 से 15% से ज्यादा न लें, लेकिन निचले स्तरों पर जरूर मेरी नजर है इस स्टॉक पे। तो इस शेयर पे नज़र बनी हुई है यहाँ पर संतोष जी की भी, आप भी अपनी नज़र बना करके चलिए, पूरे पैसे अभी मत लगाइए, काफ़ी रैली आ चुकी है। हाँ, जो टोटल अमाउंट आप लगाना चाह रहे हैं, 100 रुपये लगाना चाह रहे हैं, 10-15 रुपये भी लगा सकते हैं। थोड़ी सी भी गिरावट आपको देखने को मिले तो फिर आप दोबारा एंट्री कर सकते हैं। इस बीच योगी जी कह रहे हैं कि विपुल जी, संतोष जी और मनी9 की पूरी टीम को मेरी राम राम। राम राम योगी जी, कैसे हैं आप? और रोज़ कार्यक्रम में आप आते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम में बने रहने के लिए। आप चलिए जरा अगली जो है शेयर जो है वो स्क्रीन पर लेकर के आइए, जहाँ पर खबरें निकल करके आ रही हैं। और अगली कंपनी है यहाँ पर सर लिंडे के अंदर हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा मूव आज देखने को मिला है। और यहाँ पर ज़्यादातर जो लिंडे इंडिया में जो टेक्निकल एनालिसिस है वो काफ़ी हद तक प्ले करता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत सारे टेक्निकल एनालिस्ट की तरफ से यहाँ पर बाय कॉल निकल के आई है। पिछले 6 महीने में 40% के आसपास का अपमूव यहाँ पर देखने को मिला है। और यहाँ पर जो कंपनी है, जो शेयर है, वो हम देख रहे हैं कि अपने 50, 100, 200 ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि अगर हम देखें तो अभी ऊपरी लेवल से थोड़ा सा हल्का होता हुआ दिखाई दिया है। अभी क्या सलाह रहेगी सर आपकी, क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कि टेक्निकल जरूर डेफिनेटली ब्रेकआउट दिख रहा है, लेकिन ऊपर जाके जब कोई भी चीजें नीचे आकर बंद होती हैं तो वो टेक्निकली फेलियर हो जाता है, और शायद अभी तक जो दिख रहा है, और इसी प्राइस पे अगर बंद हो जाता है आज के दिन के लास्ट में, तो आप जी। समझिए कि ये टेक्निकल फेलियर होगा, ना कि ब्रेकआउट होगा, और फिर उस केस में गिर सकता है। हाँ, जिस क्षेत्र में कंपनी है अगर आप देख रहे हैं तो वहां पर काफी एक्सपेंशन है। कंपनी लिक्विड ऑक्सीजन और इन तमाम तरह की चीजें बनाती हैं जो कि इंडस्ट्री में काफी लगती है, और इंडस्ट्री में काफी बड़ा जो है केपेक्स है। उन सारी चीजों को देखकर लगता है कि लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट कंपनी के अच्छे हैं। लेकिन हाल फिलहाल के दिनों में अगर आप देख रहे हैं, 2 से 3 महीने में तो तकरीबन जो है 1000 रुपए के करीब की तेजी ऑलरेडी आ चुकी है। तो मैं नहीं कहूंगा कि आपको यहाँ पर वेंचर आउट करना चाहिए। कंपनी अच्छी है, और अच्छी चीजों को सस्ते भाव में मार्केट करेक्शन के लिए अपॉर्चुनिस्ट बनना चाहिए, मुझे लग रहा है। और मेरी सलाह होगी कि आप अपॉर्चुनिस्ट बने, और थोड़ी वेट करें। अभी जो चल रहा है चलने दें। यहाँ पर एंटर करने से लगता है कि शायद जो है आपको लॉस या फिर हिट बैक कर सकता है ये स्टॉक। निचले स्तरों पर 4000 के आसपास अगर मिलता है तो आई थिंक दैट विल बी ए गुड लेवल टू एक्यूमुलेट। कंपनी अच्छी है लेकिन सस्ती भी होनी बहुत ज़रूरी है, तो सही भाव पे एंटर करें, वो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। तो 4000 के आसपास आप चाहें तो वहाँ पर एंट्री कर सकते हैं, ये कहना है संतोष जी का। चलिए अगली कंपनी जो पे बात कर लेते हैं। आरती ड्रग्स को लेकर के कुछ एक खबरें हैं। आरती ड्रग्स को कल भी हमने अपने इस कार्यक्रम में शामिल किया था, और यहाँ पर जो कल की खबर थी उसी खबर पर आज भी हम देख रहे हैं कि एक अच्छा मूव है। ये कंपनी जो बायबैक कर रही है, और साथ ही साथ जो कंपनी के Q1 के रिजल्ट्स आए वो काफ़ी शानदार हैं। बायबैक की खबर इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो गई क्योंकि जो बायबैक का प्राइस रखा गया है वो काफ़ी ऊपर का है, और ये करीब 900 रुपये के आसपास रखा गया है। अभी भी अगर हम देखें तो 608 के आसपास चल रहा है। हालांकि ऊपरी स्तरों से खुलने के बाद ये शेयर ऊपरी स्तरों से थोड़ा हल्का हुआ है, अभी इंट्राडे लो के आसपास ही ट्रेड करता हुआ 608 के आसपास। पिछले 5 कारोबारी सत्र में हमने देखा करीब 23% के आसपास की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है। सर, आरती ड्रग्स 900 रुपये पे कंपनी बायबैक कर रही है, उसके चलते कल हमने एक शानदार अपमूव देखा। आज भी एक शुरुआती दौर में तेज़ी थी, और लेकिन ऊपरी स्तरों पे फिर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। आपकी सलाह क्या रहेगी सर? देखिए, 900 रुपये में बायबैक तो दे रहा है, कंपनी कर रही है, लेकिन अगर आप देखें परसेंटेज कितना ले रही है तो 0.72%, जो कि बहुत ही मिनिसिकल है ओवरऑल लिहाज से देखें। तो इससे बेहतर है कि हमें कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखना चाहिए कि कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे कर रहे हैं।
तो टीटीएम में दिख रहा है कि कंपनी में ग्रोथ दिखा है, जो कि लगातार 3 सालों से डी ग्रोथ कर रही थी कंपनी। टीटीएम पे मतलब ट्रेलिंग 12 मंथ बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो वहां पर कंपनी में ग्रोथ दिख रही है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन टू बायबैक। बायबैक डेफिनेटली सेंटिमेंटली पॉजिटिव है कि कंपनी के पास जो कैश है वो यूटिलाइज कर लेगी कंपनी बायबैक में, और उनके नंबर ऑफ शेयर्स थोड़े कम हो जाएंगे, तकरीबन 0.72% के करीब उनका जो बेस है वो कम जाएगा। तो बेसिकली अगर आप देख लें लॉन्गर टर्म व्यू के लिहाज से तो बायबैक ठीक होते हैं, लेकिन बिजनेस देखना डेफिनेटली बहुत जरूरी होता है कि बिजनेस में किस तरह से ट्रैक्शन मिल रहे हैं। तो वो थोड़ा ट्रैक्शन देखने को मिला है, जिसके कारण कि मुझे लग रहा है कि स्टॉक जो है वो थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ है। तो मुझे ये, अगर आप बायबैक का ध्यान है रख कर केवल बाय कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि वो एक अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं होगी। अगर आप लेना चाहते हैं तब आपको थोड़ा करेक्शन का इंतजार करें। 550 से 500 के बीच में अगर ये स्टॉक मिलता है तब आपको सोचना चाहिए इसमें एंटर करने के लिए। ठीक है सर, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जरा अब बाजार के दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बात कर लेते हैं। और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हालांकि शेयर में बाजिंग स्टॉक्स तो नहीं कहेंगे, लेकिन खबरें हैं आज। नतीजे आए थे, नतीजे उन्होंने निराश किया था, लेकिन अब आज खबर जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पे वो ये है कि ब्रुकफील्ड इंफ्रा के साथ कंपनी ने जेवी की है। कुल 3 कंपनियां इस जेवी में शामिल होंगी और ये जेवी जो की जा रही है भारत में डेटा सेंटर बनाने के लिए की जा रही है। इसमें 33.3% की हिस्सेदारी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की होगी और इसकी हिस्सेदारी के लिए कंपनी 378 करोड़ रुपए निवेश करेगी। लेकिन इतना ही नहीं, भविष्य में भी कंपनी का कहना है कि वो 622 करोड़ रुपए निवेश करने की योजना कंपनी की है। आज हम देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट फ्लैट शेयर ट्रेड करता हुआ। सर, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ नतीजों के बाद, डिमर्जर के बाद अब कैसा लग रहा है आपको? करंट भाव पर क्या कुछ खरीदारी के मौके यहाँ पर बन सकते हैं 24-2500 के भाव पर? ठीक है, रिलायंस में भी डिमर्जर था और एक्स हो चुका है, एक्स डेट हो चुका है रिलायंस में डिमर्जर का। और उस बार के जो नतीजे थे, अगर नतीजों के लिहाज से देखेंगे रिलायंस में, तो इनका जो ऑयल टू केमिकल बिजनेस है, जैसा मैं कि थोड़ी देर पहले कह रहा था, जो कि 50% ऑफ बेटा है जिसमें, उस बिजनेस में हमें उसके बेटा में डी ग्रोथ देखने को मिला है। तो वो थोड़ा डैम्पनर है, क्योंकि लास्ट ईयर काफी पीक मार्जिन थी इनको उस बिजनेस से। और आरपू, जो कि एक बहुत बड़ी चीज होती है जब भी हम टेलीकॉम कंपनियों को देखते हैं, आरपू में भी बहुत बड़ा ग्रोथ नहीं, स्टेबल आरपू है। जो कंपनीज के जो ग्रोथ होगी वो स्टेबल ग्रोथ होगी। हाँ, अब सब्सक्राइबर एडिशन की बात है कि जितना ज्यादा सब्सक्राइबर एडिशन होगा तब जाके जो है कंपनी में जो है ज्यादा ग्रोथ आने की उम्मीद होगी। जियो प्लेटफॉर्म बिजनेस एज ए होल देखा जा रहा है कि ठीक ठाक कर रहा है, लेकिन डेट जो है कंपनी के थोड़े बढ़े हैं इस क्वार्टर में, जिसको लेके कि थोड़ी सी निराशा रही है। स्टॉक प्राइस उतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। जैसा आप डेटा सेंटर की बात बता रहे हैं, डेटा सेंटर में चूंकि डेटा जो है रिलायंस के चेयरमैन ने एक बार कहा था कि डेटा जो है वो नेक्स्ट ऑयल होगा, तो अब डेटा सेंटर में भी निवेश कर रही कंपनी, बहुत ही म्यूनिसिपल है उनके टोटल पोर्शन का, बट इवन पॉजिटिव न्यूज है ये। मुझे लगता है कि इसमें अभी जो हैंगओवर होगा तकरीबन 2800 के आसपास, 2700-2800, ये एक बड़ा लेवल रिलायंस के लिए है, जिसको कि बहुत दिनों से लैंग्वेज कर रहा है, उसके ऊपर नहीं जा पा रहा है स्टॉक। तो वहां पर जाए तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली करनी चाहिए। मुझे लगता है कि अभी भी रेंज बाउंड में है, ऐसा कोई बड़ा ट्रिगर नहीं है जिससे कि बहुत बड़ी तेजी इस स्टॉक में आ जाए। ठीक, चलिए अब आखिरी के 2 स्टॉक्स बचे हुए हैं, फटाफट उन पर भी नजर डाल लेते हैं। और सबसे पहले जरा स्क्रीन पर लेके आते हैं आईएफएल सिक्योरिटीज़ को। आईएफएल सिक्योरिटीज़ सर, कुछ दिन पहले यहाँ पर आपको याद होगा कि 1 महीने पहले के आसपास का वक्त था जब एक नेगेटिव खबर निकल करके आई थी और सेबी की तरफ से नए क्लाइंट्स बनाने पर रोक लगा दी गई थी, और ये मामला पूरा 13-14 का था। उसके बाद से शेयर में काफ़ी अच्छी खासी पिटाई देखने को मिली, लेकिन अब रिजल्ट्स अच्छे आए हैं। पहली तिमाही में कंपनी ने 70% से ज़्यादा का कंपनी ने मुनाफा दर्ज किया है। आय में हम देख रहे हैं कि 40% की बढ़ोतरी देखने को मिली है, 409 करोड़ के आसपास आ रही है। और आज हम देख रहे हैं करीब 1-2% की तेज़ी यहाँ पर शुरुआती कारोबार में देखने को मिल रही थी, और अभी भी देख रहे हैं 1.25% के आसपास की तेज़ी बनी हुई है, 575 के आसपास शेयर ट्रेड करता हुआ। इसके अलावा दूसरा बजटिंग स्टॉक्स भी ले आइए ताकि दोनों पे एक साथ ही चर्चा कर लेते हैं, ताकि हम अगले सेगमेंट की तरफ भी हमें रुख करना है। और ज्योति लैब्स के नतीजे भी आए हैं सर, क्या शानदार नतीजे रहे हैं, और पहली तिमाही का मुनाफा दोगुना हो गया है कंपनी का।
96 करोड़ रुपए कंपनी का मुनाफा रहा है। इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी इस तरह के रिजल्ट्स की ज्योति लैब के साथ। एबिटा में भी हमने देखा है कि 96% से ज़्यादा की बढ़त देखने को मिली है और ये बढ़कर के 117.40 करोड़ रहा है। वहीं अगर आय की बात करें तो आय में 15% का इजाफा देखने को मिला है और ये 687 करोड़ रुपए रही है। अभी अगर हम देखें तो ज्योति लैब के शेयर में काफ़ी शानदार मूव नतीजों के बाद देखने को मिला है। एक समय 20% के आसपास तेजी, अभी भी हम देख रहे हैं कि 19.78 यानी करीब करीब 20% की तेज़ी एक दिन के अंदर यहाँ पर देखने को मिल रही है शानदार रिजल्ट्स के बाद। अभी क्या सलाह रहेगी इन दोनों कंपनियों पे? एक तरफ आई सिक्योरिटीज़ है जहाँ पर पहले काफ़ी पिटाई हुई, उसके बाद से नतीजों के बाद 1-2% का उछाल है और ज्योति लैब के नतीजे तो सीधे दोगुने हुए हैं। आप अगर ट्रैक करते हो तो इन दोनों पे आपकी राय है? देखिए, ज्योति लैब के डेफिनेटली नतीजे काफ़ी अच्छे आए हैं और कंपनी का अगर टीटीएम बेसिस पे ग्रोथ देखें तो तकरीबन 48 करोड़ रुपए का ग्रोथ जो कि लास्ट मार्च में जो भी आए हैं, अगर टीटीएम बेसिस पे देखेंगे तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। क्वार्टरली नंबर्स भी जो 96 करोड़ का प्रॉफिट है, लास्ट क्वार्टर देखें 59 करोड़ का प्रॉफिट था, तो काफ़ी अच्छी जंप है। और इस बार ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है कंपनी ने काफ़ी अच्छा रीगेन किया है। 15% लास्ट क्वार्टर थी जो कि इस बार बढ़कर 17% हुई है। ये सबसे बड़ी बात है कि कंपनी का रेवेन्यू एक्सपेंशन अलॉन्ग विद मार्जिन एक्सपेंशन जो कि एक तरह से कह लें कि डबल थ्रस्ट देता है का स्टॉक प्राइस को भी कह लें या इनके अर्निंग्स को काफ़ी बड़ा जो है नंबर्स मिलते हैं। और वही चीज़ देखी जा रही है कि जो बॉटम लाइन कैलकुलेशन काफ़ी अच्छा हुआ है कंपनी में। मुझे लगता है कि ये स्टॉक आपको डेफिनेटली देना चाहिए। आज काफ़ी एक्सुबरेंटली हाई है स्टॉक, तकरीबन 19% बढ़ा हुआ है। निचले स्तरों पर आपको मिले तो लेना चाहिए। जहाँ तक IIFL सिक्योरिटीज़ की बात है, जैसा कि आप बता रहे हो, सेबी का भी काफ़ी शिकंजा है इनके ऊपर कुछ इश्यूज़ को लेकर। कंपनी डिफाई कर रही है, कंपनी बार-बार कह रही है कि ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लगाए गए चीज़ें हैं। लेकिन और उसका असर भी अगर आप देखें तो जून क्वार्टर के रिजल्ट्स में इनको देखने को मिले, क्योंकि लास्ट क्वार्टर जो रिजल्ट गया है उससे नीचे आए हैं नतीजे और लास्ट क्वार्टर में ही मार्केट काफ़ी बढ़ चुका है। मतलब ट्रेडिंग एक्टिविटी अगर देखें मार्केट में तो लास्ट क्वार्टर में मार्च क्वार्टर से ज़्यादा हुई है और उस समय कंपनी उतनी प्रॉफिट नहीं बना पाई है। तो ये मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है कंपनी के लिए। पहला चीज़ सेबी के उसकी तरफ से जो ओवरहैंग है वो किस तरह से सॉर्ट आउट होता है उस पर ध्यान रखें। अदरवाइज मेरी तरफ से सलाह है कि आप इसको अवॉइड लिस्ट में रखें। ठीक। तो ये थे बजिंग स्टॉक्स का हमारा सेगमेंट जहाँ पर कि हमने बहुत सारे कंपनियों में बातचीत की, बहुत सारी खबरें थी और बहुत डिटेल में संतोष सर ने समझाया भी, खासतौर से आईटीसी को लेकर के।